अकाउंट्स को मेंटेन करने का एक मुख्य कारण होता है टैक्स का कैलकुलेशन करना, अर्थात टैक्सेशन का निर्धारण करना। टैली के द्वारा टैक्सेस को बड़ी आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। इसके द्वारा ये जानकारी ली जा सकती है कि कितना टैक्स हमारे पास टोटल ड्यू है, अर्थात कितना टैक्स हमने देना है, और अगर उसमें से कुछ टैक्स दे दिया गया है तो हमारे पास अब कितना टैक्स पेबल रह गया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार की जा सकती हैं टैली के द्वारा टैक्स से संबंधित, जैसे कि वैट की रिपोर्ट, सीएसटी की रिपोर्ट। लेकिन इन सब कार्यों को करने से पहले हम टैक्सेशन को समझते हैं। भारत में टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। हमारे पास जो इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत दो मुख्य तरह के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स पेयर पे लगाया जाता है, अर्थात इसमें टैक्स पेयर डायरेक्ट पे करता है गवर्नमेंट को। इसके मुख्य उदाहरण है इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और गिफ्ट टैक्स। दूसरी तरह का जो टैक्स अवेलेबल है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इंटरमीडिएट व्यक्तियों द्वारा टैक्स पे किया जाता है, अर्थात इसमें कस्टमर या कंज्यूमर से टैक्स वसूल करके शॉपकीपर, रिटेलर या सेल आउटलेट्स के द्वारा गवर्नमेंट को डायरेक्ट जमा करवाया जाता है। इसमें कस्टमर या कंज्यूमर को डायरेक्ट टैक्स नहीं देना होता है, ये अपना टैक्स की जो रकम है शॉपकीपर, रिटेलर या सेल आउटलेट के बिल्स के साथ उनको दे देते हैं। उसके पश्चात शॉपकीपर, रिटेलर या सेल आउटलेट्स के द्वारा एकत्रित की गई टैक्स की राशि को गवर्नमेंट को जमा करवा दिया जाता है। हमारे पास जो मुख्य इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हैं सेल टैक्स, सर्विस टैक्स और वैट। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स को अच्छी तरह से समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत सेल टैक्स, सर्विस टैक्स और वैट को हम समझते हैं। सबसे पहले सेल टैक्स। किसी भी तरह की वस्तु को जब हम बेचते हैं किसी स्टेट के अंतर्गत तो उस वस्तु पे कुछ टैक्स चुकाना होता है कस्टमर को या कंज्यूमर को। ये जो टैक्स होता है वो स्टेट सेल टैक्स लॉस के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है और जिस दुकानदार की या सेलर की जिम्मेवारी रहती है कि वो गवर्नमेंट को ये टैक्स जमा कराए। परंतु अब वैट के आने के पश्चात लगभग भारत की सभी स्टेट्स में सेल टैक्स को वैट से रिप्लेस कर दिया गया है, अर्थात जहां पहले सेल टैक्स लगाया जाता था अब वहां वैट लगाया जाता है। दूसरा हमारे पास जो टैक्स है वो है सर्विस टैक्स। जो व्यक्ति सर्विसेज का आदान प्रदान करते हैं उनके ऊपर सर्विस टैक्स निर्धारित किया जाता है। सर्विस टैक्स में जैसे एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि पे टैक्स लगाया जाता है। इसका निर्धारण भी सर्विस टैक्स लॉ के अनुसार किया जाता है। इसी तरह से तीसरा जो हमारे पास मुख्य टैक्स अवेलेबल है वो है वैट, जिसका फुल फॉर्म है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स की मुख्य बात है कि इसमें जो वैल्यू ऐड की जाती है गुड्स या सर्विसेज पे उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है और इसमें जो टैक्स का निर्धारण है वो बिल्कुल स्टेट लॉज के अनुसार किया जाता है। इसके साथ साथ जो वैट है वो सर्विसेज और गुड्स दोनों पे एप्लीकेबल रहता है, अर्थात कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिन पे वैट एप्लीकेबल है, इसी तरह से जो गुड्स हैं उन पे भी वैट एप्लीकेबल है। और वैट की एक मुख्य विशेषता है कि ये एक मल्टी पॉइंट टैक्स है। इसकी पूरी जानकारी हम आने वाले चैप्टर में लेंगे। यदि हम बात करें वैट और सेल टैक्स में क्या फर्क है तो वैट ने मुख्यतः सेल टैक्स को सभी स्टेट्स में बदल दिया है। सेल टैक्स जो टैक्स अवेलेबल है वो एक सिंगल पॉइंट टैक्स है। जब कस्टमर को गुड्स बेची जाती हैं तो वहां पे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो एक सिंगल पॉइंट टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता है, जिसमें सेलर की जिम्मेवारी रहती है उस टैक्स को जमा करवाने की गवर्नमेंट को। परंतु वैट के अंतर्गत जो कि मल्टी पॉइंट टैक्स है, वैट में प्रोडक्शन से लेकर सेल तक सभी जितने भी पक्ष उसमें रहते हैं परचेज सेल में, चाहे वो रिटेलर्स हो, चाहे वो होलसेलर्स हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या मैन्युफैक्चरर्स हो, इन सब को अपने अपने आधार पे टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है वैट के रूप में और उसको गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है। इसीलिए इसे मल्टी पॉइंट टैक्स भी कहते हैं। इसी के साथ एक खास बात यह भी है कि जो सेल टैक्स एप्लीकेबल रहता है वो केवल गुड्स पे रहता है, प्रोडक्ट्स पे रहता है, जबकि वैट जो है वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, जिसमें सर्विसेज भी शामिल रहती हैं और गुड्स भी शामिल रहती हैं। वैट जो कि एक मल्टी पॉइंट टैक्स सिस्टम है, इसको हम इस एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमारे पास यहाँ 4 कॉलम्स दिए गए हैं। सबसे पहले एक नेम का कॉलम है जिसके अंतर्गत उन पार्टीज या पक्ष की जानकारी है जो किसी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी सेल तक संबंधित है। दूसरे कॉलम में पर्टिकुलर्स की जानकारी है। तीसरे में हमारे पास अमाउंट की जानकारी है और फोर्थ जो कॉलम है
हमने कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है वैट के रूप में, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ हम शुरू करते हैं मटेरियल सप्लायर से। मटेरियल सप्लायर जब भी मैन्युफैक्चरर को माल बेचता है वो 10,000 रुपए की माल के ऊपर 1,000 रुपए टैक्स चार्ज करता है और सेल प्राइस वहां पे 11,000 रुपए हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरर को जो कॉस्ट पड़ती है परचेज की वो 11,000 रुपए पड़ती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स जो 10% है वो मटेरियल सप्लायर के द्वारा गवर्नमेंट को जमा करवाया जाएगा। अब मैन्युफैक्चरर को जो 11,000 रुपए की कॉस्ट पड़ी प्रोडक्ट की, उसमें उसने कुछ वैल्यू में ऐड किया, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद उसकी जो कॉस्ट बनी वो है 12,000 रुपए। अब 12,000 रुपए की जो गुड्स हैं वो जब रिटेलर को बेची गई तो उसके ऊपर 10% टैक्स चार्ज किया गया। अब 12,000 रुपए पर जो 10% टैक्स है वो 1,200 रुपए और टोटल सेल प्राइस है 13,200 रुपए, जो कि रिटेलर को कॉस्ट करेगी 13,200 रुपए। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर ने 1,200 रुपए टैक्स के रूप में लिए हैं रिटेलर से, परंतु इससे पहले वो अपनी परचेज पे 1,000 रुपए टैक्स के रूप में दे भी चुका है। अब यहाँ पे वैट जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। वैट में यहाँ पे आउटपुट टैक्स के रूप में 1,200 रुपए रिटेलर से कलेक्ट किए गए और इसी तरह से 1,000 रुपए मटेरियल सप्लायर को पे किए गए। यहाँ यदि हम देखें तो 1,200 रुपए हमने जो कलेक्ट किए और 1,000 रुपए जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं मैन्युफैक्चरर के रूप में, तो हमारे पास यहाँ 200 रुपए अब वो टैक्स बचता है जो गवर्नमेंट को जमा करवाना है, क्योंकि हम अपने लेवल पे 1,000 रुपए का वैट पहले ही पे कर चुके हैं। इसी तरह से हम रिटेलर की बात करें, रिटेलर को जो कॉस्ट प्राइस पड़ा प्रोडक्ट का वो है 13,200 रुपए। कुछ वैल्यू ऐड की गई तो प्रोडक्ट प्राइस अब जो है 15,000 रुपए। अब जो इस पे वैट लगाया गया वो है 1,500 रुपए। टोटल सेल प्राइस पड़ी 16,500 रुपए। जब भी रिटेलर किसी कस्टमर को सामान बेचेगा तो 16,500 रुपए का बेचेगा, जिसमें 1,500 रुपए टैक्स के हैं, परंतु यहाँ पे रिटेलर भी 1,200 रुपए टैक्स के रूप में पे कर चुका है। अर्थात जब रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर से परचेज की थी तो उसने 1,200 रुपए वैट के रूप में दिए थे। अब यहाँ पे यदि हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1,500 रुपए जो हमने कस्टमर से लिए रिटेलर के रूप में और 1,200 रुपए हमने मैन्युफैक्चरर को ऑलरेडी पे कर दिए, तो हमारी जो लायबिलिटी बनती है टैक्स की रिटेलर के रूप में वो है 300 रुपए। लेकिन इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि यदि हम तीनों टैक्सेस का टोटल करें तो टोटल 1,500 रुपए जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन सभी अपने अपने लेवल पे सभी ने टैक्स पे किया है और इस तरह से गवर्नमेंट के पास पूरा टैक्स पहुंचा है। इस तरह से वैट हमारे पास कार्य करता है। अब हम जानकारी लेते हैं कि हमें कौन कौन सी लेजर चाहिए वैट की एंट्री के लिए। यदि हम एग्जाम्पल के आधार पर समझे तो हमें सबसे पहले एक परचेज लेजर चाहिए जिसमें हम अपनी परचेज की नॉर्मल ट्रांजैक्शन को करें, लेकिन इसी के साथ एक इनपुट वैट लेजर चाहिए जिसमें हम उन अमाउंट्स को स्टोर करके रखें, उन अमाउंट्स को रिकॉर्ड करें जो हमने अपनी परचेज पे वैट के रूप में दिए हैं। इसी तरह से हमारे पास सेल्स के अंतर्गत एक लेजर हमें चाहिए जो सेल्स से रिलेटेड एंट्रीज को स्टोर करे। इसी के साथ हमें एक आउटपुट वैट लेजर चाहिए, जो भी हमने अमाउंट प्राप्त की है वैट के रूप में सेल करते समय वो हम आउटपुट वैट लेजर में स्टोर करके रखेंगे। इसी तरह से हमारे रिलेटेड सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स के अकाउंट भी अवेलेबल रहेंगे। वैट से रिलेटेड जब भी हम गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं या परचेज करते हैं तो उन पे वैट के अलग अलग रेट्स एप्लीकेबल हो सकते हैं जो कि सेल टैक्स नियमों के अनुसार रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि मैं टीवी परचेज करना चाहता हूं तो उसका वैट रेट अलग हो सकता है, जैसे कि 12.5%। और इसी तरह से यदि मैं किसी लैपटॉप को परचेज करना चाहता हूं तो उसके ऊपर वैट रेट अलग हो सकता है, जैसे कि 8.8%। निर्भर करता है ये सेल टैक्स के नियमों के अनुसार और स्टेट नियमों के अनुसार। ये निर्भर करता है स्टेट के सेल टैक्स के नियमों के अनुसार। यदि हम पिछले एग्जाम्पल के आधार पे इसे देखें तो हमारे पास यहाँ फिर से परचेज लेजर बनाई गई है, लेकिन अब की बार यहाँ 12.5% मेंशन कर दिया गया है। लेजर्स बनाते समय हम डिफरेंट टाइप के जो वैट्स है उन पे आधारित परचेजेस को कैटेगराइज करने के लिए और अलग अलग उनका विश्लेषण निकालने के लिए हम उनके साथ उनका वैट रेट मेंशन कर सकते हैं, ताकि हमें जब एंट्री करें तो भी ध्यान रहे कि किस प्रकार की परचेज या सेल की जा रही है और किस वैट से रिलेटेड है
और इसी तरह से जब हम सेल करें तो भी हमारे पास ये पूरी जानकारी अवेलेबल रहे कि हमारी जो सेल है वो किस वैट के आधार पे की जा रही है और वैट की कौन सी दर उस पे लागू रहेगी। इस तरह से हम सेल और परचेज को वैट के आधार पे कैटेगराइज करके देख सकते हैं। साथ ही हमारे पास टैक्सेस से रिलेटेड भी पूरी जानकारी अवेलेबल हो जाती है। अब यदि हम यहाँ देखें, मान लीजिए हमारी एक आइटम है जिसको हम 12.5% पे परचेज करते हैं, तो जब भी हम परचेज लेजर क्रिएट करें, यदि हम उसके साथ 12.5% लिख देते हैं, परचेज लेजर क्रिएट करते समय यदि हम 12.5% लिख देते हैं साथ में, तो हमें जब एंट्री करते समय आसानी हो जाती है ये ध्यान रखने के लिए कि ये परचेज जो है ये वैट के 12.5% से रिलेटेड है। इसी तरह से हमारे पास इनपुट वैट लेजर बनाएंगे जिसमें फिर से 12.5% मेंशन कर देंगे, ताकि हमारे पास फिर से उस वैट की अमाउंट की जानकारी बनी रहे जो 12.5% से रिलेटेड है। इसी तरह से जब सेल्स करेंगे तो भी और आउटपुट वैट लेजर के साथ पे। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसी गुड्स अवेलेबल हैं जिन पे वैट्स की अलग अलग दर एप्लीकेबल है। जैसे हमने 12.5% के लिए बनाई, तो बाकी दरों के लिए भी हमें यही 4 अकाउंट फिर से बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 8.8% की दर से भी एक आइटम है जिसकी सेल परचेज मुझे कमी पड़ती है, तो उस केस में मुझे फिर से परचेज लेजर 8.8% और इसी तरह से इनपुट वैट लेजर भी 8.8% की दर से, और सेल्स लेजर भी और आउटपुट वैट लेजर भी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जितनी वैट की दरें अवेलेबल रहती हैं उसी के आधार पे हम कैटेगराइज कर लेते हैं अपनी सेल और परचेज को, ताकि एंट्री करते समय हमें आसानी भी बनी रहे और हमारे पास जो रिपोर्ट्स अवेलेबल हों वो बिल्कुल सही जानकारी दे अलग अलग तरह की वैट आधारित सेल्स की।